नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, जो कि एक पीएसयू बैंक है। 7 नवंबर 2022 को मात्र एक ही ट्रेडिंग सेशन में इसके प्राइस में करीब 10% के आसपास हाइक देखने को मिला था। और वैसे भी देखा जाए तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में लगातार इसमें पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बना हुआ है, जिसकी वजह से पिछले 2.5-3 महीनों में इसके शेयर प्राइस में करीब 50% के आसपास उछाल आ चुका है। इस शेयर में पिछले कई महीनों से लगातार जिस तरह से अपर साइड में अच्छा मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, उसके पीछे का रीजन है इसके क्वार्टर 2 का रिजल्ट। पहले इस उम्मीद में इसके प्राइस में अच्छा खासा जंप आ रहा था, क्योंकि मार्केट में ऐसा एक्सपेक्टेशन था जब बैंक ऑफ बड़ौदा अपना रिजल्ट प्रेजेंट करेगा क्वार्टर 2 का, ओवरऑल ये काफी शानदार रहने वाला है। और 5 नवंबर 2022 को जैसे ही इसने अपने क्वार्टर 2 का रिजल्ट प्रेजेंट किया था, वो एक्सपेक्टेड लाइन में ही था, क्योंकि चाहे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, वहां पर एक बहुत बड़ा जंप आता हुआ दिखा। भले ही पिछले एक साल में इस शेयर ने करीब 50% के आसपास अच्छा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, लेकिन 5 साल का डेटा देखा जाए तो अभी भी ये निगेटिव रिटर्न ही दे रहा है, और ये करीब 2 से 3% के रेंज में है। इस शेयर का प्राइस जो पिछले 3-4 महीनों में 100 रुपीज से बढ़ के 158 रुपया तक पहुंचा है, ये अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई के प्राइस से काफी नीचे है, क्योंकि ये करीब 229 के आसपास रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि एक पीएसयू बैंक है, और पिछले कुछ सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह से इनिशिएटिव लिया गया कुछ बैंक को मर्ज करके सिंगल एंटिटी बनाने का, उसके बाद से इस बैंक का ओवरऑल प्रेजेंस अक्रॉस द इंडिया न सिर्फ काफी स्ट्रांग हुआ है, बल्कि इसके अप्रोच भी काफी वाइड हो चुका है। बैंकिंग सेक्टर में अगर इसके हम बिजनेस की बात करें तो ये बहुत सारे सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे पर्सनल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बैंकिंग, रूरल बैंकिंग, नॉन रेजिडेंशियल बैंकिंग सर्विसेज और ट्रेजरी सर्विसेज एक्सेट्रा। इंडियन इकोनॉमी को देखते हुए ओवरऑल एक्सपर्ट की राय भी बैंकिंग सेक्टर को लेकर काफी पॉजिटिव ही नजर आ रहा है, एटलीस्ट आने वाले शॉर्ट टर्म से लेकर मिड टर्म में। तो क्या बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर, जिसमें ऑलरेडी मात्र कुछ ही ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा जंप आ चुका है, करेंट मार्केट प्राइस पर बाई करके शॉर्ट टर्म से लेके मिड टर्म में अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है? फंडामेंटली ये बैंक फिलहाल कैसा नजर आ रहा है, ओवरऑल इसका फ्यूचर आउटलुक कैसा बन रहा है? बैंकिंग सेक्टर में कुछ मेजर एस्पेक्ट होते हैं, जैसे ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए या स्लिपेज रेशियो, ये फिलहाल कैसा नजर आ रहा है? क्योंकि देखा जाए तो किसी भी बैंक का काफी कुछ डिपेंड करता है उसके एनपीए रेट पर। अगर किसी बैंक का एनपीए रेट काफी हाई होता है, फिर उस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही बड़े मार्जिन से हिट होता है, और जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट रहता है उससे वो काफी कमजोर हो जाता है। इसलिए इसका ग्रॉस एनपीए हो या नेट एनपीए हो, उस पर भी नजर डालेंगे। और ओवरऑल इसके बिजनेस और शेयर प्राइस के फ्यूचर आउटलुक को समझें, उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के फंडामेंटल को समझने के लिए कुछ की मैट्रिक्स पर नजर डालें तो मार्केट कैप इसका फिलहाल 81,889 करोड़ का है। स्टॉक भी काफी अट्रैक्टिव 8.33 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज फिलहाल काफी कमजोर बना हुआ है, क्योंकि मात्र ये 4.02% है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी को पीएसयू होने की वजह से हम ठीक ठाक मान सकते हैं, क्योंकि ये 9% के आसपास चल रहा है। इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस अपने बुक वैल्यू से अभी भी काफी नीचे चल रहा है, इसलिए फिलहाल हम इसको अंडर वैल्यूड मान सकते हैं। डिविडेंड देने के मामले में ये बैंक ठीक ठाक नजर आता है, और ये करीब 0.25% के आसपास है, जबकि फेस वैल्यू इसका मात्र 2 रुपया है। इसने जो अपने क्वार्टर 2 का रिजल्ट प्रेजेंट किया था वो काफी स्ट्रांग था, क्योंकि उसका कंपैरिजन अगर हम पीएस से करके देखें, बैंकिंग सेक्टर में जितने भी पीएसयू बैंक है उसमें मार्केट लीडर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नजर आएगा, जिसके क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन पर हम नजर डाल सकते हैं, और ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर इसका सेल्स 15.66% ग्रो किया है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ इसका मात्र 4.74% हुआ है। मार्केट कैप के हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा आपको नंबर 2 पोजीशन पर नजर आएगा, और इसका सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर 27.38% था, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 56.49% था। यहाँ पर जितने भी बैंक अवेलेबल है, अगर उसमें से हम 5 पीएसयू बैंक को पिक करें तो सबसे अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ आपको केनरा बैंक का देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका प्रॉफिट ग्रोथ 126.51% था। वैल्यूएशन वाइज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कंपैरिजन में बैंक ऑफ बड़ौदा हो या केनरा बैंक हो, काफी अच्छा नजर आएगा, क्योंकि एसबीआई का पी रेशियो 13.31, बैंक ऑफ बड़ौदा का 8.33, जबकि केनरा बैंक का पी रेशियो 5.99 है। दोस्तों, ओवरऑल इसके पिछले कुछ क्वार्टरली रिजल्ट पर नजर डालें तो चाहे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो या फाइनेंशियल प्रॉफिट ग्रोथ हो, अच्छा खासा नजर आएगा। और स्पेशली मैं यहाँ पर पिछले 3-4 क्वार्टर का बात करूंगा, क्योंकि उसके पहले देखें तो इस कंपनी का स्थिति काफी खराब नजर आएगा, और लगातार इसका फाइनेंशियल प्रॉफिट निगेटिव साइड में जाता हुआ दिखेगा।
स्पेशली मार्च 2022 में इसका फिनेंशियल प्रॉफिट नेगेटिव साइड में 1363 करोड़ का था, जबकि इसका रेवेन्यू इस क्वार्टर में 19,097 करोड़ का था। और यहाँ से एक बड़ा टर्न अराउंड होता हुआ दिख रहा है और लगातार इसका चाहे रेवेन्यू ग्रोथ हो या फिनेंशियल प्रॉफिट ग्रोथ हो, पॉजिटिव साइड में जाता हुआ दिख रहा है। और ये सितंबर 2022 में बढ़ के 22,344 करोड़ तक होता है, जबकि फिनेंशियल प्रॉफिट 441 करोड़ तक आ चुका है। फिनेंशियल प्रॉफिट यहाँ पर ग्रो करने का सीधा सा मतलब है इसका फिनेंशियल मार्जिन का परसेंटेज भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। और ये जो पिछले कई सालों तक निगेटिव साइड में था, फाइनली ये पिछले 2 क्वार्टर में ये 6% और 2% होता है। नेट प्रॉफिट जो कि इस बैंक का ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर करीब 56% के आसपास हुआ था, क्योंकि सितंबर 2021 में इसका नेट प्रॉफिट 2185 करोड़ और मार्च 2021 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से 1942 करोड़ था। और ये दोनों ही बढ़ के फिलहाल सितंबर 2022 यानी क्वार्टर 2 का जो इसने रिजल्ट प्रेजेंट किया था 3392 करोड़ तक हो जाता है। ओवरऑल इस बैंक का एनुअल परफॉर्मेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में काफी शानदार नजर आएगा, क्योंकि इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इस पीरियड में 9%, पिछले 5 साल में 11%, 3 साल में 12% और पिछले 1 साल में एक बार फिर से 12% रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में यहाँ पर भारी जंप आता हुआ दिखेगा अगर हम पिछले 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को छोड़ दे तो, क्योंकि इस पीरियड में मात्र 4% रहता है। बाकी पिछले 5 साल में 35%, 3 साल में 93% और पिछले 1 साल में 157% होता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर भले ही पिछले 1 साल में 50% के रेट से ग्रो किया है और 3 साल में 19% के रेट से, लेकिन 5 साल या 1 साल के डेटा को हम देखें तो या तो आपको नेगेटिव साइड में 1% का रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा या पिछले 10 साल में 0% के आसपास। रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, स्पेशली पिछले 1-2 सालों में। और ये जो 4% से लेकर 3% के रेंज में हुआ करता था पिछले 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में, लास्ट 1 ईयर में ये 9% तक हो जाता है। दोस्तों ये तो रहा बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के फंडामेंटल को समझने के लिए एक छोटा सा डिटेल, कैसा इसने पिछले कुछ सालों का रिपोर्ट हो या क्वार्टर का रिपोर्ट हो परफॉर्मेंस दिया है। इसके अलावा कुछ मेजर पॉइंट होते हैं जिसको बैंकिंग सेक्टर में किसी भी शेयर को अगर बाई करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर बैंक के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, जैसे ग्रॉस एनपीए हो, नेट एनपीए हो या स्लिपेज रेशियो हो। और यहाँ अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में कुछ बात करें तो ग्रॉस एनपीए इसका सितंबर 2021 में करीब 8% के आसपास था, जून 2022 में 6.6% के आसपास था, जिसमें एक अच्छा खासा जंप आता हुआ दिख रहा है। और ये सितंबर 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से 5.31% तक पहुंचता है। नेट एनपीए भी आपको इस पीरियड में इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, क्योंकि सितंबर 2021 में ये 2.3% था, जून 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से 1.58% होता है। और फाइनली यहाँ पर एक बहुत बड़ा जंप आता हुआ दिख रहा है और ये 1.16% तक हो चुका है। यानी देखा जाए तो चाहे इसका ग्रॉस एनपीए हो या नेट एनपीए हो, पिछले 1 साल में क्वार्टर दर क्वार्टर लगातार इंप्रूव हो रहा है। क्वार्टर 2 रिपोर्ट के हिसाब से जो इसने परफॉर्मेंस दिया है, इसका ग्लोबल लोन बुक भी इंक्रीज किया है करीब 19% के रेट से, जबकि डोमेस्टिक लोन बुक इंप्रूव किया है 15% के रेट से। ईयर इन ईयर क्वार्टर बेसिस पर ऑर्गेनिक रिटेल लोन बुक भी आपको इंप्रूव होता हुआ दिखेगा और इसका परसेंटेज ऑलमोस्ट 28 के आसपास रहता है। पर्सनल लोन बुक इस पीरियड में 173% इंप्रूव होता है, ऑटो लोन बुक 29%, एजुकेशन लोन में 23.2% के आसपास जंप, एग्रीकल्चर लोन में करीब 14.1% के आसपास जंप, जबकि गोल्ड लोन में 27.8% के आसपास जंप आया था। डिपॉजिट साइड में भी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर एक बहुत अच्छा खासा जंप आता हुआ दिखा, क्योंकि ग्लोबली ये 13.6% रहता है, जिसमें डोमेस्टिक बेसिस पर करीब 10.9% का ग्रोथ और इंटरनेशनल बेसिस पर करीब 38.3% का ग्रोथ हुआ है। इसके अलावा कुछ अदर मेजर पॉइंट जो बैंकिंग सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और कासा रेशियो, वहां पर भी एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजल्ट जिस तरीके से क्वार्टर 2 का आया था वो काफी स्ट्रांग तो था ही, लेकिन अगर पिछले कुछ क्वार्टर्स का रिपोर्ट देखें तो वहां पर भी क्वार्टर दर क्वार्टर लगातार इंप्रूवमेंट आपको आता हुआ दिखेगा। यहाँ से फ्यूचर आउटलुक के बारे में भी बात करें तो फिलहाल ये अच्छा ही नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ओवरऑल मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ रहा है, चाहे डिपॉजिट का ग्रोथ हो या लोन का ग्रोथ हो, ये दोनों ही साइड में न सिर्फ इस बैंक का ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा रहने वाला है, लेकिन पीएसयू होने की वजह से लोन साइड में हमेशा एक डर का फैक्टर बना रहता है। क्योंकि जैसा कि हमने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखा, बहुत सारे फ्रॉडुलेंट कंपनीज हो या इंडिविजुअल हो, सरकारी बैंकों से पैसा तो उठाते हैं लेकिन टाइमली रिटर्न तो दूर की बात है। बहुत सारी इंडिविजुअल या फ्रॉडुलेंट कंपनी ऐसे देखने को मिलेंगी जो 100% कैपिटल ही वो गबन कर गए और फाइनली या तो कंपनी अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दी या इंडिविजुअल देश छोड़कर निकल गए।
इसलिए चूंकि बैंक ऑफ बड़ौदा भी एक पीएसयू बैंक है, इसलिए लोन साइड में रिस्क हमेशा थोड़ा सा ज्यादा एसोसिएट रहेगा। तो क्या ओवरऑल इस बैंक के फंडामेंटल और फ्यूचर आउटलुक को समझते हुए करंट मार्केट प्राइस पर बाई करके फ्यूचर में अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है? इसके लिए कुछ और डेटा देख लेते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट और बड़े बड़े इन्वेस्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न इस शेयर में फिलहाल कैसा नजर आ रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डालें तो इंट्रिंसिक वैल्यू इसका ग्रीन जोन में है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा बुक वैल्यू के कंपैरिजन में इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस काफी नीचे चल रहा है और पीई रेशियो भी काफी अट्रैक्टिव है। एफडी के कंपैरिजन में इसका आरओई पिछले कई सालों से लगातार कमजोर बना हुआ है, जिसकी वजह से ये पार्ट आपको रेड जोन में नजर आएगा। डिविडेंड रिटर्न वैसे तो पिछले 1-1.5 सालों में इसने अच्छा ऑफर किया अपने इन्वेस्टर्स को, लेकिन अगर पिछले 5-6 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो काफी पुअर है, इसलिए ये पार्ट भी रेड जोन में जाता हुआ दिख रहा है। अभी भी ये शेयर ओवरबाउट जोन में नहीं पहुंचा है, इसलिए एंट्री पॉइंट इसका ग्रीन जोन में है। एसएम और जीएसएम का फिलहाल कोई भी इशू नहीं है, इसलिए नो रेड फ्लैग भी ग्रीन जोन में है। जबकि डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी हो, क्वालिटी चेक्स हो या ग्रोथ स्कोर हो, इन तीनों ही पैरामीटर पर ये बैंक बिल्कुल खरा उतरता है, इसलिए ये तीनों ही पार्ट ग्रीन जोन में है। बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर जो फोरकास्ट किया जा रहा है उसके लिए 33 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें 85% एनालिस्ट का व्यू इसके फेवर में है। सितंबर 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी दमदार नजर आ रहा है, क्योंकि प्रोमोटर्स यानी गवर्नमेंट की होल्डिंग फिलहाल 64% के आसपास है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 11.5% के आसपास, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग 7.36%, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग करीब 9% के आसपास और रिटेल एंड अदर्स की होल्डिंग 8.19% है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो प्रोमोटर्स और रिटेल एंड अदर्स के अलावा चाहे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हो, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग हो या फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग हो, सबका स्टेक काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा बना हुआ है, जो शो करता है इस कंपनी और शेयर के फ्यूचर को लेकर यह आश्वस्त है, जिसकी वजह से लगातार अपनी होल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाए हुए हैं। ब्रोकर रिसर्च में बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउसेज द्वारा जो इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस दिया गया है 17 मई 2022 से लेकर 17 सितंबर 2022 तक, इसमें बहुत सारे टारगेट आपको अचीव होते हुए दिखेंगे। स्पेशली 17 मई 2022 को जो सबसे पहले एलकेपी सिक्योरिटीज लिमिटेड ने टारगेट दिया था, जब इसका मार्केट प्राइस 102.30 रुपया था, तब उन्होंने बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 128 रुपये का टारगेट दिया था। और आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो चाहे शेर खान हो, मोतीलाल ओसवाल हो, सबका टारगेट प्राइस 128 रुपये से लेके 150 रुपये के रेंज में नजर आएगा और ये सारे टारगेट ऑलमोस्ट अब तक अचीव हो चुके हैं। लेटेस्ट अगर टारगेट प्राइस की बात करें तो 14 सितंबर 2022 को शेर खान ने बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 165 रुपये का टारगेट दिया है, जब इसका मार्केट प्राइस 140.40 रुपया था। एलकेपी सिक्योरिटीज ने 17 सितंबर को 137 रुपया 25 पैसा जब इस शेयर का मार्केट प्राइस था, बाई का रिकमेंडेशन देते हुए ओवरऑल इस लिस्ट में सबसे ज्यादा टारगेट प्राइस 202 रुपये का दिया है। यहाँ से केवल एलकेपी सिक्योरिटीज लिमिटेड ही एक ऐसी ब्रोकिंग कंपनी है जिसके टारगेट प्राइस को अचीव करने के लिए इस शेयर को करीब 30% के आसपास ग्रोथ दिखाना होगा आने वाले एक साल में। इसके कुछ टेक्निकल डेटा पर नजर डालें तो चाहे इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ हो, वॉल्यूम हो या मूविंग एवरेज हो, हर तरफ केवल पॉजिटिविटी ही नजर आ रही है, क्योंकि इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ पिछले एक महीना से लगातार 55 से लेकर 60 के रेंज में बना हुआ है। इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस जो 158 रुपया चल रहा है, ये अपने 5 डीएमए से लेकर 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसके वॉल्यूम में भी पिछले 2-3 महीने से लगातार स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट भी इस बैंक का काफी अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए बैंकिंग सेक्टर का स्ट्रांग होना काफी इंपॉर्टेंट है। और बैंकिंग सेक्टर में अगर हम पीएसयू कंपनीज की बात करें तो नंबर 1 पोजीशन पर नो डाउट एसबीआई हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रांचेज उसके अक्रॉस द इंडिया काफी ज्यादा है। लेकिन एसबीआई के बाद अगर मुझे कोई बैंक पसंद है स्पेशली पीएसयू सेक्टर में, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड को प्रेफर करूंगा, क्योंकि कई बैंकों के मर्जर और अमलगमेशन के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड के भी काफी ज्यादा ब्रांच हो चुके हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ पिछले कुछ सालों में इसका लोन बुक इम्प्रूव हुआ है, बल्कि डिपॉजिट में भी लगातार इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का भी ट्रस्ट लगातार इस बैंक और शेयर में बना हुआ है, जिसकी वजह से उनकी होल्डिंग भी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। इसलिए अगर आप चाहें तो इस स्टॉक को आप अपने रडार पर भी रख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा, जिस तरह से इसके शेयर प्राइस में एक अच्छा मूवमेंट आया है और निफ्टी भी 18,000 के ऊपर जा चुका है, हो सकता है आने वाले शॉर्ट टर्म में एक प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखे ओवरऑल मार्केट में और इसके शेयर में भी। यहाँ से 5 से 10% का गिरावट भी पॉसिबल है। इसलिए अगर आपका ओपिनियन मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक का है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपको स्टैगर्ड वे में जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड के शेयर में इंटरेस्टेड है।
पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।